Hello everyone. Today we will start the new chapter, that is agriculture. So in this chapter we will learn about the agriculture, what is the importance of agriculture, types of agriculture. So students, let's start the chapter. Agriculture is the most important sector of Indian economy. Indian agriculture sector accounts for 18% of India's gross domestic product and provides employment to 50% of the country workforce. India is the world's largest producer of pulses, rice, wheat, spices and spice product. एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडियन के इकोनॉमिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमको हमारी नीड्स को प्रोवाइड करता है और 50% कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या क्या प्रोड्यूस करता है हमारा इंडिया? वर्ल्ड में सबसे लार्ज पल्सेस, राइस, व्हीट, स्पाइस और स्पाइसेस प्रोडक्ट को हमारा इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर: all humans depend on agriculture for food. Urban industrial societies depend on the base of food surplus generated by farmers and herders. Without agriculture, there could be no cities, universities, factories or offices. Today, agriculture remains the most important economic activity in the world. Agriculture employs 45% of the working populations, only 2% in US. In some part of Asia and Africa, over 80% of the labor force is engaged in agriculture. So students, here it is described about the importance of agriculture कि ह्यूमंस की जो लाइफ है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि उससे हमको फूड मिलता है और विदाउट फूड लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। और हमें एग्रीकल्चर से क्या मिलता है? बहुत सारे लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है क्योंकि एग्रीकल्चर जब फार्मिंग होगा, एग्रीकल्चर वहाँ पे लोग फार्मिंग करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। और हमें हमारा जो लाइफ है विदाउट एग्रीकल्चर ना तो कोई सिटीज़ होगा, यूनिवर्सिटीज़, फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज़ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा तो हमको फूड कहाँ से मिलेगा? फूड ही नहीं मिलेगा तो ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। और एशिया और अफ्रीका में तो 80% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, उससे इनको एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ के लोगों को मिलता है। सो हियर सी द पिक्चर फार्मिंग सिस्टम। देखो फार्मिंग सिस्टम दो तरह से होता है, एक तो मैनुअल होता है और एक होता है कि एक फ़िज़िकल होता है और एक होता है मशीनरी। तो फिज़िकल में क्या होता है? फिज़िकल इनपुट्स में होता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ह्यूमन पावर की ज़रूरत होती है। वो लोग अपने हाथ से काम करते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन के ऊपर वो पूरे डिपेंड होते हैं, है ना। उसमें केमिकल्स भी वो ह्यूमन अपने हाथ से ही डालते हैं और जो मशीन वो कम से कम यूज़ करते हैं, टूल्स वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, ह्यूमन इनपुट उसमें ज़्यादा रहता है। और दूसरे वाले में है केमिकल जो मशीनरी, उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजिंग जो होता है वो सारे चीज़ें वो सब होता है वो मशीन से होता है। मशीनरी चीज़ उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, केमिकल ज़्यादा डाला जाता है उसमें, वो सब मशीन से डलता है। क्रॉप भी ग्रो करते हैं मशीन से, प्लफिंग, शोइंग, स्प्रेइंग सब चीज़ क्या होता है हम मशीन से करते हैं। और फिज़िकल इनपुट में सारा चीज़ जो होता है वो ह्यूमन बीइंग अपने खुद से करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो फर्स्ट वन है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग्स क्या होता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग्स वो होता है जिसमें कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग इंक्लूड होता है। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब जिसमें थिकली फॉरेस्टेड एरिया जैसे कि अमेज़न बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है और पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है, इस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है और क्विक जनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है। यहाँ पे एक प्लॉट ऑफ लैंड क्लियर्ड बाय फीलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। द एशेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेस, यान, पोटैटो एंड कसावा आर ग्रोन। इसमें क्या करते हैं? लैंड को बहुत सारे ट्रीज से भरा जाता है और उसको फिर बर्न करते हैं और फिर बर्निंग के बाद जो उसका ऐश जो होता है उसको
सॉइल के साथ मिक्स करके फिर उसमें उन लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कौन कौन से क्रॉप? मेज़, यान, पोटैटो, कसावा, ये सारे चीज़ों को ग्रो करते हैं। लेकिन जब लैंड को बर्न करेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है, लेकिन इसीलिए इसमें इस सारी चीज़ों को ही ग्रो करते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लैंड को बर्न कर रहे हैं और बर्न करने के बाद वो ऐश को मिट्टी के साथ मिला रहे हैं और उसके बाद फिर उसमें ग्रो कर रहे हैं। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग मतलब जैसे कि देखे होंगे कि राजस्थानी लोग और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग अपने साथ कुछ एनिमल्स अपने साथ जो है वो लोग एनिमल्स जैसे कि कैमल, शीप, याक, ये सारे चीज़ों को लेके अपना उनको जहाँ फूड और वाटर शेल्टर प्रोवाइड होता है वहाँ रहते हैं। फिर वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वो लोग घूमते रहते हैं। और ये जो इन लोग जो सब हर्डिंग करते हैं, हर्ड करते हैं, इससे हमको क्या क्या चीज़ मिलता है? मिल्क, मीट, वूल, ये सारे चीज़ इन लोग प्रोडक्ट हमको हर्डर्स और उनके फैमिली से हमको प्रोवाइड होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसमें क्या होता है कि फार्मर जो है वो छोटे से अपने प्लॉट में, छोटे से लैंड के प्लॉट को यूज़ करता है, सिंपल टूल्स को यूज़ करके, और ज़्यादा लेबर यूज़ करता है। तो और एग्रीकल्चर अपना वो फार्मिंग करता है। तो उसमें क्या करना होता है, उसको टूल्स वो यूज़ कर रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और वो जो फार्मिंग जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है वो उसमें उसको सनशाइन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पानी की। तो पानी क्या करेगा वो कहीं लेगा, क्या करेगा, इससे राइस जो है वहाँ का मेन क्रॉप है और वो ज़्यादा नहीं, मतलब अब जो है वो कम यूज़ कर रहा है तो उसको वो साल में सिर्फ 2 बार ही क्रॉप को ग्रो कर सकता है। कि कौन? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग होता है, एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग होता है, मिक्स्ड कमर्शियल फार्मिंग होता है और प्लांटेशन फार्मिंग होता है। इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है। कमर्शियल फार्मिंग ये है जिसमें कि क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड। क्रॉप्स भी ग्रो कर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। और कमर्शियल मतलब क्या होता है? बिज़नेस पर्पस। तो बिज़नेस पर्पस के लिए अगर हम कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे और एनिमल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा रियर्ड करेंगे ताकि उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? ज़्यादा मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम मैन पावर से कम एग्रीकल्चर फार्मिंग कर पाएंगे और मशीन से हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। और उसके लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कमर्शियल फार्मिंग मतलब बिजनेस पर्पस से है। इस प्रैक्टिस फॉर सेल ऑफ क्रॉप्स और इट में बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बोथ। और मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग में होता है कि द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवली स्टॉक। इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? प्लांटेशन फार्मिंग भी कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है जिसमें सिंगल क्रॉप जैसे कि टी है, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशियो, रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन। और लार्ज अमाउंट में इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ग्रो करेगा फिर वन प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने के लिए हमको क्या इसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ये नेटवर्क, ये बिजनेस ही है एक तरह का। तो इसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेजर क्रॉप क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट रिक्वायरमेंट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं ताकि पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो फुलफ़िल होती है। जैसे कि वीट, राइस, मेज़, ये सब जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है ये हमारे नीड्स को फुलफ़िल करता है। और टी, कॉफ़ी भी ग्रो करके हमारे नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। राइस को ज़्यादा से ग्रो करेंगे तभी तो हम सफिशिएंट अमाउंट में हमको फूड अवेलेबल होगा।
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द crop producer with the help of various agriculture resources. It includes several national as well as local agriculture programs for bringing about agricultural development. Agricultural development also includes utilization of forage crops right through the growth season, quality, production and flow of cash. Agricultural development कब होता है? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों डिमांड को फुलफ़िल करेंगे, हमारा डिमांड से ज़्यादा हम चीज़ों को ग्रो करेंगे तो उससे हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीन यूज़ करेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और कुछ क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हम मशीन और केमिकल फर्टिलाइज़र ये सब चीज़ों को ग्रो करेंगे तो इससे हमारे एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, प्रोड्यूसिंग जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्म इन इंडिया। इंडिया में फार्मिंग कैसे होता है? इंडिया स्मॉल विलेज में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके पास ज़मीन छोटी सी रहती है तो उसमें वो क्या करते हैं कि छोटे से लैंड पे अपना क्रॉप को ग्रो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो टूल्स यूज़ करते हैं और वो ट्रैक्टर की बजाय अब बुलक्स को प्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं और ट्यूबवेल से वो रेंट पे पानी को लेके अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि उन लोग मैनुअल चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, मशीनरी चीज़ उन लोग कम यूज़ करते हैं। अगर हम उसी के कंपैरिजन में देखेंगे कि हम यूएसए का फार्म देखेंगे तो यूएसए का जो फार्मिंग है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़मीन वहाँ पे बड़े हेक्टेयर में जो है बड़ा रहेगा ज़मीन, तो ज़मीन बड़ा रहेगा तो उसमें हमको बड़े बड़े मशीन्स हम यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और वहाँ पे पानी भी एडुकेट सफिशिएंट सप्लाई है वहाँ पे रहेगा, सब चीज़ का एडुकेट मेजर कंट्रोल पेस्ट ताकि क्रॉप डैमेज ना हो। टाइम टू टाइम वहाँ पे सब चीज़ को मतलब सब चीज़ें डाली जाएंगी तो उससे क्रॉप को कीड़े नहीं लगेंगे और वो क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। तो कंपैरिजन टू विलेज फार्मिंग और कंपैरिजन टू यूएसए कंट्री में दोनों में ये कंपेयर है कि हम छोटे से जगह पे विलेज में हम ज़्यादा एडवांस चीज़ को हम नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कम अमाउंट ऑफ मनी रहता है। और अगर हम बड़े कंट्री में फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे उन लोग ज़्यादा पैसा कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप भी ग्रो होगा और पेस्टिसाइड्स वो लोग डालेंगे जिससे कि क्रॉप ख़राब नहीं होगा, है ना। तो जो चीज़ उनको ट्रैक्टर यूज़ करेंगे, ड्रिल्स यूज़ करेंगे, हार्वेस्टर, थ्रेशर, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए उन्होंने वेरियस चीज़ परफॉर्म करेंगे तो ये सारे मशीनरीज टाइम सेविंग होता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो होता है। सब चीज़ ऑटोमेटिकली मतलब मशीनरी के थ्रू ज़्यादा ये लोग अपना प्रोडक्शन करेंगे और फिर इन लोग एज अ बिजनेसमैन के हिसाब से वर्क करते हैं। और छोटे गांव के जो विलेजेस है वो पीजेंट फार्मर, उनके पास कम अमाउंट रहता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो उनका क्रॉप भी कम रहता है। और बड़े बड़े जगह पे जितना आप ज़्यादा टेक्निक यूज़ करोगे तो आपका हार्वेस्टिंग, फर्टिलाइजिंग, एग्रीकल्चर सब चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। थैंक यू।